पौधे दिल्ली के अलग अलग एजेंसियों के साथ मिलकर के दिल्ली में लगाए हैं। इस साल हमने 35 लाख पौधों के लगाने का लक्ष्य दिल्ली के अंदर रखा हुआ है। इस लक्ष्य को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए 11 तारीख से वन महोत्सव की हमने सेंट्रल डिश से शुरुआत की थी। इस वन महोत्सव में हमने मेगा ड्राइव वृक्षारोपण महाअभियान शुरू किया, जिसमें अलग अलग मंत्रियों ने, विधानसभा अध्यक्ष ने अलग अलग जगहों पे जा करके इसमें शामिल होकर के इस अभियान को प्रोत्साहित किया, गति दी। आज इस वन महोत्सव के समापन का आखिरी दिन था। आज के समापन समारोह के लिए असोला भाटी माइंस के एरिया को चुना गया था। इस समापन समारोह के कार्यक्रम में दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, दोनों लोगों को जो है उसमें शामिल होना था। लेकिन ये इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आज मीडिया के माध्यम से आप सबको ये सूचित करते हुए दुख हो रहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा इस सरकारी आयोजन में कल रात प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर रात में पुलिस भेजी गई और जो कार्यक्रम स्थल पर मंच लगा था, जो पंडाल था, उसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। वहां जो लोग तैयारी में लगे थे उनको हटाया गया और वहां पर कार्यक्रम के मंच पर जो बैनर लगना था उसको हटा करके है तो वो भी यहाँ पर उपस्थित है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन है। अब कुछ ही क्षणों में जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो संबोधित करेंगे और उन वीरों को अगर बात की जाए तो याद किया जाएगा और पूरा देश याद करता है, क्योंकि उनका बलिदान कोई भी व्यक्ति जो है भूल नहीं सकता है, क्योंकि उनकी कुर्बानी देश, आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और आज का जिक्र किया जाए तो आज के एक बड़े दिन पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है खुद यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ ही क्षणों में जो है यहाँ से संबोधित करेंगे। अनिल, चूंकि कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ कारगिल के जो वो जवान हैं जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, न सिर्फ उनको याद किया जा रहा है बल्कि 1947 से लेकर आज तक जितने भी फोर्सेस के एहलकार, जितने भी पुलिस के एहलकार या जितने भी जो है फौजी एहलकार जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, उन्हें याद किया जा रहा है, उन्हें खराज तहसीन पेश की जा रही है और उनके लवाहिकीन को फेलिसिटेट किया जाता है। तो क्या सिर्फ ये कारगिल दिवस से विजय दिवस के साथ ही मंसूब है या कि फिर 1947 से लेकर आज तक जो लोग हैं उनके लवाहिकीन को भी याद किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो कारगिल विजय दिवस का अगर जिक्र कर रहे हैं जिस तरह से आपने बताया, तो आज हर एक उन वीर जवानों को जो है यहाँ पर याद किया जाएगा और उसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उन्हें फेलिसिटेट भी किया जाएगा। उनके परिवारों को जो है उनसे मुलाकात भी करेंगे रक्षा मंत्री और उनसे बातचीत भी करेंगे। और जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि 1947 से लेके जितने भी हमारे वीर जवान रहे हैं उनको भी आज पूरे यहाँ पर याद किया जाएगा और उन्हें फेलिसिटेट किया जाएगा। उनके परिवारों को जो है उनको आपको बताते चले कि उनके परिवारों से भी मुलाकात की जाएगी। रक्षा मंत्री खुद आज मुलाकात करेंगे और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सीधा मंच पर गए हैं, लोगों से राबता कुछ ही समय में करेंगे और परिवारों से भी बात करेंगे। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का अगर जिक्र करते हैं तो वो भी दूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी कई सारी कुर्बानियां दी है देश के लिए। क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र करें तो पाकिस्तान लगातार नापाक कोशिशें जो है वो अपनाने की कोशिश करता है। उन मंसूबों को लगातार हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, हाँ, एक चीज और जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे एयरफोर्स हो, चाहे वो भारतीय सेना हो या थल सेना हो, वो भी यहाँ पर सारे उपस्थित हैं और उनसे भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद आज बातचीत
यहाँ पर जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा पूरी जानकारी देने के लिए। जम्मू से बराह रास्त जो गुलशन ग्राउंड है वहां से अनिल शर्मा हमें ये विजुअल्स दिखा रहे हैं जो हम आपकी नजर कर रहे हैं। और यही बताया जा रहा है कि अगरचे करगिल विजय दिवस से मंसूब ही यह तकरीब है और बाज़ात तौर पर लिखा भी हुआ है हिंदी के अंदर कारगिल विजय दिवस, और उसमें साल 2022 की ये तकरीब जिसमें मुल्क के जो वज़ीर दिफा है राजनाथ सिंह वो खुद यहाँ पर मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद है और वो उन फैमिलीज के साथ मुलाकात करेंगे, उनके साथ जो है हम कलाम होंगे। ऐसी फैमिलीज जिनके जो लगते जिगर है या जिनके जो अजीज व अकारिब है जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जानें जो है निशावर की हैं, अपनी जानें जो है वो कुर्बान की हैं और उन्हें याद किया जा रहा है। और इसमें न सिर्फ कारगिल विजय दिवस की बात होगी बल्कि 1947 से लेकर आज तक जितने भी फोर्सेस, जितने भी फौजी इस हवाले से लाइन ऑफ एक्टिविटी में जिन्होंने अपनी जानें दी हैं उन्हें आज याद किया जा रहा है और फेलिसिटेट किया जा रहा है। नाज़रीन, फिनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट्स जो हम देख रहे हैं कि काफी वक्त से वो एहतजाज पर हैं और उनका एहतजाज इस बात को लेकर है कि जो उनकी रिक्रूटमेंट हुई है, हालांकि अभी उनका फाइनल जो लिस्ट है वो आना बाकी था, लेकिन उनका मानना है कि इस हवाले से जो सरकार की जानब से एक मन बना लिया गया है कि इस पॉलिसी को भी स्क्रैप किया जाए, तो उस स्क्रैप करने के पॉलिसी के वो खिलाफ हैं और वह एहतजाज आए रोज कर रहे हैं। और इस हवाले से आज भी ये FAA के जो उम्मीदवार है वो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी के अंदर, जम्मू में भी वो एहतजाज कर रहे हैं, श्रीनगर में भी एहतजाज कर रहे हैं और उनका मानना है कि अगर सरकार को शक व शुबहात है तो वो इसमें कोई शक नहीं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन तहकीकात में फिर उन्हीं लोगों को बाहर निकाला जाए जिन्होंने इस प्रोसेस को डिरील किया हो या गैर कानूनी तरीके से जिनका इंदराज हुआ हो, जिनकी सिलेक्शन हुई हो। तो इस हवाले से जो बाकी लोग हैं उन्हें इसकी सजा नहीं दी जानी चाहिए, ये इनका मुतालबा है। चूंकि इस हवाले से अब हम देख रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर जो है इंक्वायरी भी शुरू हो चुकी थी और सरकार की जानब से JKSI के बाद इस रिक्रूटमेंट का भी हमने देखा कि उसका भी जांच जो है वो शुरू किया जा चुका था और उस जांच में अभी तक यही सामने आया है जो हमें ज़राए के हवाले से खबर मिली है कि इसमें भी जो इरेगुलरिटीज हैं यानी बेज़ाब्तगियां हैं वो पाई गई थी और इस हवाले से जो रिपोर्ट है उसको हतमी शक्ल दी जा रही है। ज़राए के हवाले से हम अब तक मालूमात पहुंचा रहे हैं और ये भी खबर आ रही है कि जो कमेटी इस हवाले से बनाई गई है उन्होंने इस हवाले से अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है कि क्या इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी स्क्रैप किया जाए, इसको भी खत्म किया जाए या कि फिर यहां से उन लोगों को निकाला जाए जो गलत तरीके से, जो गैर कानूनी तरीके से या जो बेज़ाब्तगी की वजह से लिस्ट में आए हों या शॉर्टलिस्ट हुए हों। तो इस हवाले से फैसल इस वक्त हमारे साथ है जो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी से ही इस खबर के हवाले से मैं अपडेट करेंगे, क्योंकि फैसल के पास भी इस हवाले से ज़राए के हवाले से खबर है कि अब इस हवाले से यानी अब इस रिक्रूटमेंट से मुत्तलिक जो इंक्वायरी है वो तकरीबन तैयार है और बहुत जल्द उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भेजा जा सकता है, सौंपा जा सकता है। फैसल, आपका खैर मकदम है, क्या कुछ खबर आ रही है इस FAA के हवाले से या उसके साथ साथ जो इंक्वायरी उसकी पेंडिंग है अभी या हो रही है उसकी रिपोर्ट के हवाले से जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो जो हमारे पास सोर्सेस के हवाले से खबर है वो यही बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट है वो LG साहब को सबमिट की गई है, क्योंकि इस तरह से कुछ दिनों से जो लगातार इंक्वायरी चल रही थी, जो प्रोब दिखाई गई थी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में RK गोयल साहब की सरबराही में 3 रकनी कमेटी बनाए गए थे जिन्होंने इस लिस्ट को जो इसकी प्रोब की गई थी और प्रोब की जो लिस्ट है उसमें 70% जो सोर्सेज के हवाले से हमें पता चल रहा है कि नेगेटिविटी दिखाई दे रही है और वो भी बताया जा रहा है कि उसमें भी पैसे बेतहाशा इस्तेमाल हुए हैं और जो इससे पहले लिस्ट था SI का जैसे ही वो स्क्रैप किया गया था और जो रीजन इस इंक्वायरी के लिए दिया गया था, ये दिया गया था कि जो ये एग्जाम है ये एक ही महीने में हुए हैं और इन दोनों एग्जाम को कंडक्ट करने वाली एजेंसी भी एक ही है जो कि मेरिट्रैक है, बेंगलोर बेस्ड एजेंसी है, जो कि 2013 से SSB के एग्जाम आना जो है यहाँ पे करा रही है और वही एजेंसी जो है इन दोनों एग्जाम कराने में मुलव्वस है। तो उनके खिलाफ भी बताया जा रहा है कि कार्रवाई होगी और इससे पहले जो एग्जाम हुए, खासकर
फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की, जो कि काफी टाइम से वो भी एहतजाज कर रहे हैं कि इसकी प्रोब कराई जाए, लेकिन उनकी अभी तक किसी ने नहीं सुनी। जैसे ही एसआई का लिस्ट स्क्रैप किया गया, उसके बाद एफआईए का इसकी प्रोब की गई और इसका भी रिपोर्ट जो है अभी एलजी साहब को सबमिट किया गया है। और जो सोर्सेज के हवाले हमारे पास खबर आ रही है कि अभी जो सारे पावर्स है वो एलजी साहब के पास है। अब उन तक ये डिपेंड है क्या वो इसको स्क्रैप करते हैं या वो फिल्टर आउट करते हैं, ये उन तक। क्योंकि जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, इनकी एक ही डिमांड है, ये कहते हैं कि हमने मेहनत की है, अगर एलजी साहब को लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उन लोगों को आप फिल्टर आउट कीजिए, उन लोगों को बाहर कीजिए जिन्होंने यानी फैसल, आपका मानना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी है और ताहम इसमें इस हवाले से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इसे स्क्रैप किया जाए या ऐसे ही रखा जाए, इस हवाले से कोई जिक्र नहीं है, बल्कि इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को ही हासिल है। देखिए, बिल्कुल जो हम तक सोर्सेज के हवाले से खबर पहुंच रही है, जैसे ही ये रिपोर्ट तैयार हुई थी जिसकी सरबराही जो इस कमेटी की आर के गोयल साहब कर रहे थे, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने ये रिपोर्ट जो है सबमिट की है एलजी साहब को। लेकिन जो पावर से स्क्रैप करने के या फिल्टर आउट करने के, वो सारे एलजी साहब के पास है। अब उन पर डिपेंड है वो किस तरह से इसको देखेंगे। लेकिन डिमांड यही अभी भी हो रही है कि इसको स्क्रैप ना किया जाए, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने 2-2 साल मेहनत की है, 3-3 साल मेहनत की है, और कुछ इसमें से वो भी है जिनको आगे जाके अब गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, वो ओवर एज हो सकते हैं। डिमांड खाली एक है, स्क्रैप ना करे, बल्कि जो फिल्टर आउट है, जिन्होंने गलती की है उनको बाहर निकाला जाए। फिलहाल ये सारा लेकिन फैसल, जब हम इस प्रोसेस का दूसरा पहलू देखते हैं तो पता चलता है कि जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ और उसके बाद लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं ये ख्यालात पैदा हो गए थे कि अब साफ शफाफ तरीके से काम हो जाएगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुल्क के अंदर है, उनकी जानिब से भी ये दावे किए गए कि अब ट्रांसपेरेंसी होगी, अब फेवरेटिज्म नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जितनी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस आज तक चली हैं, खासतौर पर JKSI की जब हम बात करते हैं, कुछ JEEs की जब हम बात करते हैं, जब इस FAE की भी का हम जिक्र करते हैं, तो हर कोई जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उस पर तहकीकात चली है। उसको स्क्रैप करने के हवाले से कुछ तो स्क्रैप की गई है, कुछ को सोचा जा रहा है कि स्क्रैप किया जाए या ना किया जाए, लेकिन बेज़ाब्तगियां पाई गई हैं। तो जिस ट्रांसपेरेंसी की सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब या बाकी मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर तक दावे किए जा रहे थे ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, वो ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आ रही है, बल्कि आदम एतमाद का माहौल जो है वो नौजवान के अंदर सरकार के तय पैदा हो गया है। तो इस हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वाकई ये आदम एतमाद का माहौल एडमिनिस्ट्रेशन पर अब पैदा हुआ है कि अब जो कोई रिक्रूटमेंट का फाइनल लिस्ट निकलता है तो उस पर तहकीकात की बात की जाती है और फिर सरकार ये पाती है कि इसमें बेज़ाब्तगियां भी हुई है? देखिए, अगर हम सेक्रेटरीट की बात करें, जहां पे जो अगर हायर अथॉरिटी है वो चीफ सेक्रेटरी साहब होती है, तो वो लगातार वो कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरीट है वो अब पुराना सेक्रेटरीट नहीं रहा। यहाँ पर किसी सियासी जमात का कोई इन्फ्लुएंस नहीं चलता है, ना ही किसी ब्यूरोक्रेट का इन्फ्लुएंस चलता है, बल्कि यहाँ पे वही चलता है जो सच है। लेकिन जिस तरह से ये ट्रांसपेरेंसी का जो दावा किया जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी खामियां नजर आ रही है, क्योंकि जो कोई भी लिस्ट निकलता है उसमें कोई ना कोई खामी नजर आ रही है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है वो कहीं नजर नहीं आ रही है। और अब अगर हम लोगों की बात करें, खासकर नौजवानों की बात करें, जिनको कहा जा रहा है आपको जॉब देंगे, अब वो भी इस पर से उनका भी भरोसा हट गया, क्योंकि वो कहते हैं अगर हम एग्जाम देंगे, मेहनत करेंगे, कल को कोई आ जाएगा, कोई ऑप्शन आ जाएगा, नहीं आपने इसमें धांधली हुई है, ये लिस्ट भी स्क्रैप होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो दावे मरकजी सरकार हो या एलजी गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपेरेंसी के हवाले किए जा रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं अभी भी खामियां है। सेक्रेटरीट में अभी खामियां है, क्योंकि अभी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी सामने नहीं आ रही। इतना स्ट्रिक्ट रूल है जम्मू कश्मीर में, जो कि एलजी साहब की सरबराही में, लेकिन इसके बावजूद भी नौकरियों के हवाले से अभी भी धांधलियां हो रही है, अभी भी बैकडोर एंट्री हो रही है, जो कि इस वक्त सामने आ रहा है कि चाहे एसआई की बात हो या FAA की बात हो, तो जो स्ट्रिक्टनेस दिखाई जा रही है उसमें अभी भी खामियां है, और जो दावे किए जा रहे हैं उनमें भी अभी भी खामियां हैं। जी बिल्कुल फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को लेकर बात करने के लिए। फैसल का भी ये मानना है कि जहां ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया जाता है, बड़े बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी होगी, शफाफियत होगी, लेकिन वहीं पर इसमें भी कोई शक नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानब से इन मामलों की तहकीकात की जा रही है और उसके बाद एक्शन अभी आना बाकी है। क्योंकि जो लोग इसमें, क्योंकि ये काफी नहीं है कि आप किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर उसको स्क्रैप करते हैं और उसको असर न करने की बात करते हैं, लेकिन जो लोग इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, कोई इशारा भी इस हवाले से नहीं मिला है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले भी सरकारें यही कहती थी कि बख्शा नहीं जाएगा, कहीं फिर वक्त के साथ साथ हर किसी को बख्शा तो नहीं जाता है,
ये भी लोगों के जहनों के अंदर है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अभी तक भी एतमाद की जो फिजा है वो कायम नहीं हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा या उनकी जो पूरी सरकार है या उनकी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी भी लोगों के अंदर एतमाद बिल्कुल नहीं है। उनकी जो कुछ एतमाद था वो कम होता जा रहा है। इससे पहले इस नवीयत के मामले नहीं आते थे। इस तरह बच्चे सड़कों पर निकलकर एहतजाज, सड़कों पर निकलकर जो बैनर्स लेकर, प्ले कार्ड्स लेकर नहीं आते थे। आज इस तरह का माहौल बना है कि जो भी रिक्रूटमेंट का लिस्ट निकलता है तो बच्चे सड़कों पर आते हैं, एहतजाज करते हैं। JKSI की बात हो या FAE की बात हो या एक और लिस्ट जो आने वाली है JEEs की, उस पर भी अभी जो है आने वाले दिनों में शायद खबरें बन सकती हैं, लेकिन उस पर अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। लेकिन बात यह है कि एतमाद की जो फिजा है वो अभी कायम नहीं हुई है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं रामपुरा कुलगाम कायमू की, जहां पर कल शाम फौज, पुलिस, CRP अपने मुश्तरका तौर पर एक कार्रवाई की थी और ऑपरेशन शुरू किया था। और उसके बाद यहां पर एक इस इलाके को मुहसरे में लिया गया और मुहसरे के दौरान जब तलाशी कार्रवाई शुरू हुई थी तो यहां एक जगह पर जो मिलिटेंट्स की मौजूदगी बताई जा रही थी, जिनकी तादाद 2 से 3 बताई जा रही थी, उनकी जानिब से फायरिंग की गई है और इस तरह से दोनों तरफ से फिर यहां पर फायरिंग हुई। और फौज ने भी इस हवाले से या पुलिस ने भी यहां पर कहा था कि एनकाउंटर जो है वो शुरू हो गया, लेकिन बादअज़ां दौरान शब ही माना जा रहा है कि यहां से जो मिलिटेंट है वो फरार हो गए हैं। तो इस तरह से यहां ये ऑपरेशन फिर खत्म किया जा चुका है, लेकिन पुलिस फोर्सेस और उसके साथ साथ जो फौज है वो अभी भी इस हवाले से उन मिलिटेंटों की तलाश जो है जारी रखी हुई है। ताहम अभी तक खबर यही आ रही है कि इस झड़प के अंदर जिन मिलिटेंटों को मुहसरे में लिया गया था वो बिलाखिर यहां से फरार हो गए। को सिक्योरिटी फोर्सेस को कोयमू रामपुर इलाके में अस्कत पसंदों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई। फोर्सेस ने आनन फानन में इलाके को घेरा में ले लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। जो ही फोर्सेस इस जगह पर पहुंची जहां अस्कत पसंद छुपे बैठे थे तो अस्कत पसंदों ने फोर्सेस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अस्कत पसंद को घेरने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे और अस्कत पसंद अंधेरे का फायदा उठाने में कामयाब हुए और भाग गए। घेराव को मजीद वसी कर दिया मगर कोई फायदा न हुआ। बिलाकर रात के 2 बजे ये घेराव खत्म हुआ। गुलिस्तान न्यूज के लिए कुलगाम। चलिए अगली खबर में हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन के रमसा स्कीम के उस प्रोजेक्ट की जो गर्ल्स हॉस्टल जो है बारामूला के अंदर 5 साल पहले इस पर काम शुरू किया गया था। ये आप देख सकते हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है, एक हिस्से पर ट्रस भी लगाया गया है, प्लास्टर भी किया गया है, खिड़कियां भी लगाई गई हैं और थोड़ा सा काम बाकी था। जो कुल प्रोजेक्ट था वो 3.5 करोड़ रुपए का था और अभी तक 2.5 करोड़ यानी 2.5 करोड़ रुपए इस पर खर्च भी किया जा चुका है। अभी 1 करोड़ रुपया खर्च होना बाकी है, लेकिन इस पर अब कहा जाता है कि मजीद काम शुरू नहीं हो सकता है। 5 साल से ये पड़ा हुआ है ये प्रोजेक्ट यहीं पर। अब जो काम यहां पर हुआ था उसको भी डैमेज किया गया है या डैमेज हो गया है और ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का जो है खजाना है और माना जा रहा है कि इस हॉस्टल जिसको बनाया गया है इस पर अब मजीद काम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर से एक 11,000 वाट की जो तरसली लाइन है वो चल जा रही है और माना जा रहा है कि अगर यहाँ पर ट्रस लगाएंगे, टीन लगाएंगे तो उससे फिर यहाँ पर खतरा लाहिक हो सकता है। लेकिन सवाल यही है कि जब इस प्रोजेक्ट को तरतीब दिया गया था, जब इसकी प्लानिंग की गई थी, तो उस वक्त NOCs क्यों नहीं लाई गई? उस वक्त इन चीज़ों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया कि यहाँ से जो है बिजली की तरसरी लाइन गुजर रही है, उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? इसकी परमिशन किसने दी है और इसको अलाउ किसने किया है? एक बड़ा मामला है और ऐसा लग रहा है कि इन पैसों को खामखा पे ज़ाया किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे इन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर तवज्जो देने से ज़्यादा ठेकेदारों को एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें रोज़गार देने की कोशिश की जा रही है।
तो यही वजह है कि ये बारामूला के अंदर जो ये प्रोजेक्ट है इस पर काम रुका हुआ है। लोग कहते हैं कि इस पर काम शुरू हो जाना चाहिए और जो कुछ दिक्कतें हैं वो दूर हो जानी चाहिए, ताकि इस गर्ल्स हॉस्टल में जिस मकसद के लिए इसे बनाया गया था वो मकसद पूरा हो जाए। ये है कि जिस समय उन्होंने ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज किया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, उनको पहले ये सारी चीज़ें एसरटेन करनी चाहिए थी कि क्या ये जगह फीजिबल है ये हॉस्टल बनाने के लिए कि नहीं है। आज की डेट में आप जो देख रहे हैं कि हॉस्टल का काम जो नामुकम्मल पड़ा हुआ है, ये इसलिए पड़ा हुआ है कि इसके ऊपर से एक 11,000 वोल्ट की जो हाई टेंशन वायर गुजर रही है, जिसकी वजह से अभी उसमें जो फर्दर कंस्ट्रक्शन होना है वो सारा कंस्ट्रक्शन रुक गया है। और वहाँ तो आप जब हम देखेंगे जो अब हमारी हुकूमत जो स्टेटस पेश करती है उसमें तो वो ये दावा कर दिया कि इतना पैसा हमने खर्च कर दिया है एजुकेशन पॉलिसीज़ में, लेकिन जो आप यहाँ पे जो हकीकत में देख रहे हैं, बिल्कुल मुझे लगता है कि 70% जो प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें यही पोजीशन बनी हुई है जो आज की डेट में हमारे यहाँ पे हॉस्टल की बनी हुई है। ये केवल हमारी जगह की ही लोकेलिटी की बात नहीं है, यहाँ जितने भी अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ में वहाँ देखिए कि जंगली जानवरों का कितना बड़ा थ्रेट बना हुआ है। और उसके में आप देखेंगे कि ये तो आप ये देखिए अपन अपर रीचेस की तरफ। नाज़रीन, अब बात करते हैं श्रीनगर की डलगेट एरिया की, जहां पर चिनार व चिल्ड्रन पार्क बनाई गई थी साल 2014 के अंदर। उमर अब्दुल्ला ने उसकी संगमील डाली थी और उसके बाद इसे इनॉग्रेट भी किया गया था। लेकिन अभी तक जब आप इस पार्क की सूरत हाल देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाओगे, क्या ये वाकई पार्क है? क्या यहाँ से कोई चल सकता है या कहीं किसी को डूबने का भी खतरा है? उस वक्त के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इसका इनॉग्रेशन किया था, साल 2014 की बात है। और तब से लेकर आज तक, जब साल 2014 के अंदर तबाहकुन सैलाब भी आया, तो उसके बाद इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी है। ये आप यहाँ का जो मंजर है वो देख सकते हैं, तबाहकुन मंजर है और ऐसा लग रहा है किसी जंगल में जा रहे हैं। और वैसे ही जंगली झाड़ियाँ जो है यहाँ पर आई है, किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है। हालांकि ये टूरिज्म के अंडर ये प्रोजेक्ट था, लेकिन जो ढांचा यहाँ पर था, जो सीट्स बनाई गई थी, जो बेंचेस बनाए गए थे, जो फेंसिंग थी, जो ब्रिज थे, सब कुछ टूटा फूटा है और आज तक सरकार का कोई भी पुर्जा यहाँ इसे देखने के लिए नहीं आया है। महकमा सयाहत के डायरेक्टर GN यतू के साथ भी जब इसे उठाया गया है तो उन्होंने कहा कि इसको असर नौ बहाल करने के लिए जो है काम शुरू किया गया, तब उन्होंने फंड्स की कमी का वजह बताकर उन्होंने कहा कि इस पर फौरन से पेशतर काम शुरू नहीं हो सका है। इस चिनार, इसको बोलते हैं चिनारबाग सुंठी कॉल। ये जब 2014 के बाद जब फ्लड आया, नोबडी हैज टेकन केयर ऑफ इट, और उसके बाद में इसको लावारिस बच्चे को छोड़ते हैं, ऐसे इसको छोड़ दिया। क्या प्रॉब्लम? उसमें कुछ हमने ऑलरेडी आउटसोर्सिंग में चीज़ें डाली हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें और भी आउटसोर्स के लिए है और 1-2 दिनों में वो आउटसोर्स प्लान उसका फाइनलाइज होकर के मुझे लगता है वहाँ कैफेटेरिया की फैसिलिटी भी आएगी। लेकिन वहाँ पे 2-3 चैलेंजेस हैं। एक तो चैलेंजेस उसके मल्टीपल एंट्रीज़ हैं जहाँ लोगों का आना जाना बिल्कुल रुकता नहीं है, और उसके अलावा वहाँ पे जब भी कोई चीज़ें डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्टॉल होती है, इमिडिएटली वॉच एंड वार्ड की कमी की वजह से या नफरी कम होने की वजह से शायद वहाँ पूरी तरह से वो चीज़ें टिकती नहीं है। इसी वजह से हमने फैसला किया। तो नाज़रीन, ये था अभी तक का उर्दू खबरनामा। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।